हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंक्स। जब हम बैंकिंग एग्जाम की पढ़ाई शुरू करते हैं, सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये एग्जैक्टली स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल बैंक्स होती क्या है। यही से शुरुआत होती है, बिकॉज पहली बार आप में से कई लोगों ने पहली बार शायद ये जो दो वर्ड्स है ये पहली बार सुने होंगे, पहली बार देखे होंगे जब बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो दिमाग में ख्याल आता है कि हम जिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो स्केड्यूल है या नॉन स्केड्यूल है। अगर इसमें से किसी कौन से बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया, किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, और आरबीआई जो होती है वो एग्जैक्टली किन बैंकों की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और गार्डियनशिप आरबीआई की किन बैंकों को मिलती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसके ऊपर बात करते हैं और स्टार्ट करेंगे आज के इस शॉर्ट वीडियो सेशन को। पर एक बात और दोस्तों, जल्दी से हमारे इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो सेशन को भी आफ्टर वॉचिंग इट लाइक और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो मैं शुरू करता हूं स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल बैंक। दोस्तों, सीन कैसा है कि जब हम बात करते हैं कि ये स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल वाला कंसेप्ट होता क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आना जरूरी है, और वो होता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो कैसा है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जब आरबीआई जिस एक्ट से बनाई गई थी, उस एक्ट के अंदर अलग अलग स्केड्यूल्स है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करनी है, कॉमन मैन की भाषा में अगर बात करनी, तो अलग अलग चैप्टर्स है कि एक चैप्टर इसके लिए डेडिकेट है, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स मेंशन किए गए, उसको हम स्केड्यूल्स कहेंगे। उसमें से सेकंड स्केड्यूल जो है, सेकंड चैप्टर जो है, उसमें मेंशन किया गया है कि आरबीआई के इन नियमों को फॉलो करते हुए अगर कोई बैंक बनती है, कोई बैंक बनाई जाती है, तो आरबीआई उसे गार्डियनशिप प्रोवाइड करेगा, आरबीआई उसे प्रोटेक्ट करेगा, आरबीआई वहां के अकाउंट्स को सपोर्ट करेगा। तो अगर उन नियमों को, उस सेकंड स्केड्यूल के नियमों को फॉलो करते हुए अगर कोई बैंक बनती है, तो उस बैंक को हम स्केड्यूल बैंक कहते हैं। द बैंक इज कॉल्ड एज स्केड्यूल बैंक। सो कौन सा स्केड्यूल? सेकंड स्केड्यूल। कौन से एक्ट का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 का। तो ध्यान दीजिए, schedule consists of those banks which satisfy various the parameters, certain criterias under the clause 42 of the act. So clause 42 comes under second schedule, और उनको फॉलो करते हुए अगर बैंक बनती है तो स्केड्यूल बैंक कहा जाएगा। तो उसके बिहाफ में आपको प्रोटेक्शन और गार्डियनशिप भी मिल जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरीज हुआ करती थी, अब ये सारी एसबीआई के अंदर मर्ज हो गई, तो हम इसे कट कर सकते हैं, वो भी स्केड्यूल थी। हमारी जितनी नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये भी सारी सारी की सारी हमारी चली जाएगी इन द हैंड्स ऑफ स्केड्यूल कैटेगरी। देन प्राइवेट में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जी हाँ, एक्सिस, ये भी स्केड्यूल है। इसके अलावा हमारी आरआरबीज, हमारी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इवन 4 पेमेंट बैंक्स, ये भी हमारी स्केड्यूल कैटेगरी में जाती है। पेमेंट बैंक्स हमारे पास 6 है, पर 6 में से 4 है जो फिलहाल स्केड्यूल कैटेगरी में है, याद रखिएगा। तो स्केड्यूल का मतलब है दैट यू आर फॉलोइंग द रूल्स गिवन बाय द आरबीआई। पर क्या रूल्स है? क्या रूल्स है? उसमें से कुछ रूल्स देख लेते हैं। द पेड अप कैपिटल एंड द कलेक्टेड फंड्स ऑफ द बैंक मस्ट नॉट बी लेस देन 5 लाख। तो ये पहला नियम है और सबसे मेन नियम, कि जो पेड अप कैपिटल है उस बैंक का, जो स्केड्यूल बैंक बनना चाहती है, उसका पेड अप कैपिटल मींस जो इनिशियल फंड है वो मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। उससे कम अगर रहा तो स्केड्यूल नहीं कहेंगे। ठीक है। अब कुछ और बढ़िया तरीके से नियमों को और डिटेल में देख लेते हैं। पर यहां पे एक और है, नॉन स्केड्यूल। अब नॉन स्केड्यूल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड स्केड्यूल को फॉलो करते हुए नहीं बनते हो तो आप नॉन स्केड्यूल है। इंडिया में आज की डेट में 99% बैंक्स स्केड्यूल कैटेगरी में जाती है। जो बैंकों के नाम हम लोग देखते हैं, जिनकी एग्जाम हम देने वाले हैं, वो सारी स्केड्यूल है। चाहे फिर गवर्नमेंट की हो, जिसे पब्लिक सेक्टर एंड नेशनलाइज बैंक कहता है, चाहे फिर प्राइवेट बैंक हो, चाहे फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट में आईपीपी भी हो, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, या फिर जियो पेमेंट बैंक, या पेटीएम पेमेंट बैंक हो, ये सारी की सारी स्केड्यूल कैटेगरीज में जाती है। नॉन स्केड्यूल में कुछ बैंक्स का एग्जांपल के तौर पे है हमारे पास बेंगलुरु सिटी कोऑपरेटिव, बड़ौदा सिटी कोऑपरेटिव, ये अर्बन कोऑपरेटिव्स है। सो देयर आर सम अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक्स व्हिच आर अंडर द नॉन स्केड्यूल कैटेगरी। पर आजकल नॉन स्केड्यूल का जमाना नहीं है, सारी स्केड्यूल ही काम करती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है सेकंड स्केड्यूल, ये किसी स्केड्यूल के अंदर आते ही नहीं है। सेंट्रल बैंक इज बैंकिंग कंपनी विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये हमने देख लिया, यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। देन कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, कुछ पैसा
डिपॉजिटर के हिसाब से कुछ पैसा निकाल के रखना पड़ता है आरबीआई के पास। उसे सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व कहते हैं, कि जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास आएगा उसका कुछ परसेंट आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। ये इनके लिए कंपलसरी है, इनके लिए कुछ नहीं है, ये अपने पास ही रखे तो भी है। बोरोविंग्स, दे आर अथोराइज्ड टू बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई, इनको आरबीआई से बोरोविंग्स नहीं मिलेगी। के इसमें एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पे मोस्टली रहेगी। रिस्क, यहाँ पे रिस्क ना थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि आप आरबीआई के गार्डियनशिप के अंदर आ रहे हो, तो सपोज कल खुदा ना खास्ता आपकी बैंक बंद हो गई, के सपोज बंद हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में एक इंस्टीट्यूशन है आरबीआई का जिसको डीआईसीजीसी कहते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी का एक्ट भी है। तो उस एक्ट के तहत आपके जो डिपॉजिटर है उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है। अगर आपका पैसा 5 लाख से ज्यादा है तो भी केस बाय केस आरबीआई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो यहां पे डिपॉजिटर को प्रोटेक्शन मिलेगा। ये बहुत रिस्की है, यहां पे अकाउंट ओपन करना मींस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने वाली सिचुएशन होती है। नाउ दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब है कि इतना इनकम जनरेट हुआ, अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे आरबीआई को, क्योंकि बैंक सेफ है नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, किसको प्रेजेंट करोगे आप। एंड क्लियरिंग हाउसेस होते हैं चेक क्लियर करने के लिए, या बाकी भी आप पैरा बैंकिंग के बिजनेस करोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं रहेगा। सो ओवरऑल अगर मैं डिफरेंस बिटवीन देखता तो मुझे एक चीज समझ में आती है, स्केड्यूल बैंक्स आर मोर सेफ फॉर कस्टमर्स एज वेल एज फॉर दोज हु वांट्स टू वर्क, उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही मेजर डिफरेंसेस यहां पे मेंशन किए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ बैंक्स की बात करेंगे, तो स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल। स्केड्यूल में क्या आ रहा है आपके पास, देखिए नेशनलाइज्ड बैंक्स, डेवलपमेंटल बैंक्स मींस नाबार्ड, सिडबी जैसे बैंकों की बात की जाएगी। आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। अब यहां पे नया कंसेप्ट भी आ गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, ये सारी आपकी स्केड्यूल कैटेगरी में जा रही है। इवन कोऑपरेटिव्स जो है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव्स, सम अर्बन कोऑपरेटिव्स आर अंडर दिस, रूरल कोऑपरेटिव, जितने भी रूरल कोऑपरेटिव्स है वो भी सारे यहां पे आते हैं। नॉन स्केड्यूल की बात करें तो सम अर्बन कोऑपरेटिव एंड सम लोकल एरिया बैंक। यहां पे कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, बिकॉज ये कोई ऑथेंटिक चीज है ही नहीं ना, ये लॉ के अंदर बनी नहीं, तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ी ना बनेगा या पढ़ना पड़ेगा। जो चीज लॉ के अंदर बनी उसका क्लासिफिकेशन बनता है, जो लॉ के अंदर ही नहीं है तो क्यों पढ़े। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये लॉ के अंदर नहीं आता, ये लॉ के अंदर आता, तो फिर ये है क्यों, है ही क्यों, इतना रिस्की है, इतना डेंजरस है, फिर रखा है क्यों है। क्योंकि इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, इंडिया में अभी भी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, इंडिया में अभी भी जो हमारी स्केड्यूल बैंक्स है वो सही तरीके से हर एरिया तक पेनिट्रेट नहीं हो पाई। नॉन स्केड्यूल बैंक्स ना लोकल एरिया बैंक्स होती है, बस उसी एरिया के लिए काम करती है। सो उसी एरिया के लोग एटलीस्ट बैंकिंग सिस्टम का फायदा तो ले रहे हैं। हम ट्राई करते हैं कि जो लोकल एरिया बैंक्स है वो भी धीरे धीरे हमारे सिस्टम के अंदर आ जाए, हम उन्हें इंक्लूड करने की बात करेंगे या एफर्ट्स लेंगे रादर देन उन्हें बंद करना। क्योंकि ऑलरेडी अगर लोकल एरिया के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, उनको वहां पे सपोर्ट मिल रहा है, तो बंद क्यों करे, उससे अच्छा उसे ऑफिशियली स्केड्यूल कैटेगरी में इंक्लूड करे। और उसी कोशिश में स्मॉल फाइनेंस बैंक कंसेप्ट बनाया गया, उसी कोशिश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते, सो दैट ये लोकल बैंक्स भी ऑफिशियल कैटेगरी में आ जाए। तो ये एफर्ट्स आरबीआई लेती है उन्हें बंद करने के जगह पे। देखिए किसी चीज को एब्रप्टली बंद करना बड़ा आसान होता है, पर उस चीज को लेजिटिमेट करना, यही तो एक अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी इकोनॉमी की, और वही काम यहां पे किया जा रहा है। यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो इस एक्ट के अंदर लिखा था, पेड अप कैपिटल 5 लाख, दे रिक्वायर टू सेटिस्फाई द सेंट्रल बैंक एंड इट्स अफेयर्स, कि सेंट्रल बैंक जो जो बताएगी वो उनको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। एंड द बैंक नीड्स टू बी अ कोऑपरेशन रादर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, मींस किसी एक बंदे के नाम पे बैंक नहीं रहेगी। ये भी एक नियम है इसके अंदर कि एक पर्सन नहीं चलाएगा, चलाना है तो कोऑपरेशन में चलाइए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चलाइए, पर एक पर्सन की बैंक है ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट यहां पे क्या फायदा मिलता है, क्योंकि आपको रीफाइनेंस की फैसिलिटी मिलेगी। सपोज कल बैंक के पास पैसा नहीं तो रेपो के अंदर आप आरबीआई से लोन ले सकते हो, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इस सिचुएशन में आपको आरबीआई मदद कर सकती है। आपको करेंसी चेस जैसी फैसिलिटी मिलेगी, इसका मतलब जो नई नई करेंसी प्रिंट होके आती है आरबीआई से वो मैनेज करना, पुरानी करेंसी आरबीआई तक पहुंचाना। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज है ये सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, एंड दैट्स द पॉइंट विच इज मेंशन। सो इन शॉर्ट, हम जिनके एग्जाम दे रहे हैं
वो गवर्नमेंट बैंक है नो डाउट, पर वो स्केड्यूल है। और एक बात और याद रखना, आरबीआई के नजर में स्केड्यूल में सब आते हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आरबीआई सबको सेम तरीके से ट्रीट करती है। वो तो हम नादान लोग होते हैं कस्टमर, जिनको लगता है कि गवर्नमेंट बैंक को आरबीआई अलग से लाड़ प्यार करती होगी। आरबीआई के नजर में सारे बच्चे जिन्हें स्केड्यूल कहा जाता है वो सेम लेवल पे आते हैं, उनको सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है। तो आरबीआई के नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब सेम लेवल पे होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यस दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द स्केड्यूल एंड नॉन स्केड्यूल। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज और कोई फीडबैक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बाय बाय, टेक केयर।